हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था किसी यौगिक में सिग्मा व पाई बॉन्ड की गिनती करना और कार्बन के संकरण को हमने निकालना सीख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम और समझेंगे कार्बन के बारे में जानना और जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कार्बन ने सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाए थे। जो कार्बन का स्ट्रक्चर था उसमें 4 ही बॉन्ड कार्बन के बने थे। तो नोट का एक पॉइंट लिखेंगे। कार्बन मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कट जाएगा, लेकिन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी में एक पाप नहीं करेगा। वो है कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन अपने जिंदगी में सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हम लिखेंगे कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड कार्बन 5 बॉन्ड बनाने का पाप अपने सर पे नहीं लेगा। यानी कि जब भी कार्बन बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो कार्बन हमेशा 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब यहाँ केसेस की बात आती है। फर्स्ट केस हमारा है यदि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर कुछ नहीं। फर्स्ट केस है हमारा, यदि कार्बन 4 बंध बनाएगा तो उस पर कुछ नहीं आएगा। यानी कि यदि कार्बन 4 बॉन्ड बनाए तो उस पर कुछ नहीं आएगा। तो अब आप कहेंगे कि कुछ नहीं आएगा का मतलब क्या है सर? कुछ नहीं आएगा इसका मतलब हमको नहीं समझ में आया। तो जो कुछ नहीं है, यदि कार्बन 4 बंध बनाएगा तो कार्बन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं आएगा। यानी कि जो कुछ नहीं आएगा का मतलब है, यानी कि कार्बन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं आएगा। तो ये हमारा कार्बन है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को रख दिए।
सामने से आए हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन के एक बॉन्ड, और शेयरिंग से बन गए 4 बॉन्ड। यानी कि यदि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं उत्पन्न होगा, किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं आएगा। अब केस 2 है हमारा। केस सेकेंड है, यदि कार्बन 3 बॉन्ड बनाए तो डॉट लॉस। सेकेंड केस है हमारा, यदि कार्बन 3 बंध बनाए तो या तो उस पे डॉट आएगा, या तो प्लस आएगा, और या तो माइनस आएगा। यदि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया तो या तो उस पे डॉट आएगा, या तो प्लस आएगा, या तो माइनस आएगा। अब कैसे आएगा इसको समझते हैं। कार्बन के हम जानते हैं कि कार्बन के जो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है हमारा कार्बन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी रख दिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन भी रख दिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और चौथे इलेक्ट्रॉन को वैसे ही रहने दिया। तो अब सामने से हाइड्रोजन आए और शेयरिंग से बना लिए बॉन्ड। सामने से हाइड्रोजन आई और शेयरिंग से बना लिए बॉन्ड। अब ये जो कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन है वो वैसे का वैसे ही छूट गया, यानी कि कार्बन के पास कोई बॉन्ड बनाने के लिए आया ही नहीं। ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का खुद का है, यानी कि कार्बन के पास कोई दूसरा एक बॉन्ड बनाने के लिए आया ही नहीं। जैसे कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को रखा तो हाइड्रोजन सामने से आई और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही रखा, हाइड्रोजन सामने से आई और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक ऐसे ही इसने जब तीसरे इलेक्ट्रॉन को रखा तो सामने से हाइड्रोजन आई और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन ठीक जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन रखा, कार्बन के पास कोई बॉन्ड बनाने के लिए आया ही नहीं, यानी कि कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा। तो हम लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का है।
कार्बन के पास कोई बॉन्ड बनाने के लिए आया ही नहीं, और तो हो जाएगा हमारा CH3 डॉट, और हम इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक। यहाँ कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का है कि किसी दूसरे का है। तो यहाँ आपको याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का है। तो इस प्रकार जब कार्बन 3 बंध बनाएगा तो उस पे डॉट आएगा, और जब डॉट आएगा तो हम लिखेंगे CH3 डॉट, यानी कि फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। और इसमें का केस सेकेंड का ये फर्स्ट था। यदि हम आपसे पूछें कि इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की भूख है, इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप कहेंगे कि इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है। यदि इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपने बायतम स्टॉक को पूर्ण कर लेगा। तो हम लिखेंगे इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है। अब हम केस सेकेंड का जो बी नंबर है उसको देखते हैं। तो कार्बन के बायतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार यहाँ कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना रखा, और हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन रखा, और कार्बन के साथ मिलके बना लिया बॉन्ड। ठीक इसी प्रकार कार्बन ने भी अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, और हाइड्रोजन ने भी अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा और कार्बन के साथ बना लिया बॉन्ड। ठीक इसी प्रकार कार्बन ने भी अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन रखा, और हाइड्रोजन ने भी अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन रखा और कार्बन के साथ मिल के बना लिया बॉन्ड। और कार्बन ने अपना चौथा इलेक्ट्रॉन रखा। तो जो कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन ने अपना चौथा इलेक्ट्रॉन रखा है, उसको कोई लेते गया, यानी कि जो कार्बन ने अपना चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था उसको बाहर से किसी ने आया और उस इलेक्ट्रॉन को उठा के लेते गया, यानी कि जो कार्बन के पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो भी अब नहीं रहे, क्योंकि कोई बाहर से बंदा आया और उस इलेक्ट्रॉन को भी उठा के लेते गया। तो जब कोई दूसरा कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेते जाएगा तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, पॉजिटिव, तो होगा CH3 पॉजिटिव।
यदि मैं अब आपसे पूछूं कि इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की भूख है, इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप कहेंगे कि इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है। यदि इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये अपना 22वां अष्टक का कोष पूर्ण कर लेगा। यानी कि यदि इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो हमारा काम हो जाएगा आसान, क्योंकि यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये 4 बंध बना लेगा और इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है। और यहाँ कार्बन का कोई एक इलेक्ट्रॉन ले गया। यहाँ कार्बन का कोई एक इलेक्ट्रॉन लेते गया और जब यहाँ CH3 पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे इसे कार्बोकटायन, यानी कि कार्बोधनायन। कार्बोकटायन। तो अब हम के सेकेंड के थर्ड पार्ट को देखेंगे। तो हम जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और बना लिए शेयरिंग के बॉन्ड। और ठीक इसी प्रकार कार्बन ने भी अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा और सामने से हाइड्रोजन आई और मिल के बना लिए कार्बन के साथ बॉन्ड। ठीक इसी प्रकार कार्बन ने भी अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और हाइड्रोजन सामने से आई और मिलके बना लिया कार्बन के साथ बॉन्ड। ठीक इसी प्रकार कार्बन ने अपना चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और सामने से कोई आया और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके चला गया। जब कोई सामने से आया और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके चला गया तो इसका जो बाह्यतम कोश है वो बाह्यतम कोश पूर्ण हो गया। यानी जिस प्रकार कार्बन का कोई एक इलेक्ट्रॉन लेते गया था ठीक उसी प्रकार यहाँ कार्बन को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे के चला गया है। जब कार्बन को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे के चला गया है तो इस पे आएगा हमेशा माइनस, तो इस पे आएगा माइनस चार्ज। यानी कि CH3 माइनस। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का है, तो हम लिखेंगे ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को कोई दे के गया है।
यह इलेक्ट्रॉन अब मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो आप कहेंगे कि इस कार्बन को 0 इलेक्ट्रॉन की भूख है, क्योंकि इसका बाएटम कोश का स्टफ पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार जब CH3 माइनस आया तो हम इसको बोलेंगे कार्ब ऋणायन। यानी कि कार्बो अनायन। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी कार्बन के ऊपर माइनस आएगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो होगा कार्बन का खुद का और दूसरा होगा जो बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन देके गया है। यानी कि कार्बन के पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यदि उस पे माइनस आया है तो अब चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कार्बन के इतने यौगिक क्यों पाए जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा कि आखिर कार्बन के इतने यौगिक क्यों पाए जाते हैं। जहां भी आप देखेंगे कार्बन के ही यौगिक आपको मिलेंगे। आखिर इसका रीजन क्या है, क्यों आखिर कार्बन के इतने यौगिक हमें मिलते हैं, इतने यौगिक क्यों, आखिर कहाँ से इतने यौगिक उत्पन्न होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन के इतने यौगिक आखिर क्यों पाए जाते हैं। तो उसका फर्स्ट रीजन है कार्बन की चतुसंयोजकता। टेट्रावैलेंसी। कार्बन की चतुसंयोजकता। जो कार्बन होता है उसके बाएटम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉनों को दान भी दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। इस प्रकार कार्बन अपने जैसे 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी चैन को बना सकता है। इसीलिए कार्बन की चतुसंयोजकता उसका फर्स्ट रीजन नंबर 1 है। और जो उसका सेकेंड रीजन है आपका श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण इसका सेकेंड रीजन है। कार्बन
अपने जैसे अन्य कार्बन के साथ जुड़कर लंबी चेन बना सकता है और लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। इसीलिए इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो हम लिखेंगे कार्बन अपने जैसे अन्य कार्बन के साथ लंबी चेन का निर्माण कर सकता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा C17, H35, CON। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट स्टेरेट। तो यदि आप इस एग्जाम्पल में देखें तो कार्बन है उसके 17 बॉन्ड बने हुए हैं और एक 18, यानी कि कार्बन अपने जैसे 17 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ हाइड्रोजन 35 जुड़े हुए हैं। इस प्रकार कार्बन अपने जैसे अन्य कार्बन के साथ जुड़कर लंबी चेन का निर्माण कर सकता है। तो ये हुआ उसका रीजन नंबर 2। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक। तो हाइड्रोजन का मतलब हम लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक। एक्चुअल में जो हाइड्रोकार्बन होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकेंड होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें आता है आपका एल्केन। जो केमिस्ट्री में एल्क का मतलब होता है कार्बन। केमिस्ट्री में हमेशा एल्क का जो मतलब होगा वो एल्क का मतलब होगा कार्बन, और एन का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड। यानी कि एल्केन का मतलब यदि कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो हमेशा एल्केन में आएगा। तो हम लिखेंगे यदि कार्बन व कार्बन के बीच एक भी सिंगल बॉन्ड हो यानी कि यदि कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा एल्केन होगा। और एल्क का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो ठीक यदि हम बनाएं इसके एग्जाम्पल को लिखें तो ये हमारा कार्बन है और इसने 4 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ मिलके शेयरिंग करके। तो कार्बन व हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कि ये एल्केन हुआ, यानी कि CH4। ठीक इसी प्रकार यदि कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तब भी जो हमारा कार्बन होगा वो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। जब है एक बॉन्ड अब बनाएगा बचे हुए 3 हाइड्रोजन के साथ। ठीक इसी प्रकार इस कार्बन ने भी बनाए हैं एक बॉन्ड और बचे हुए बनाएंगे 3। इस प्रकार जो होगा हमारा C2H6। ठीक इसी प्रकार यदि हम तीसरे एग्जाम्पल को लें तो कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन ने बनाए हैं कार्बन के साथ मिलके एक बॉन्ड। अब बचे हुए बनाएगा 3 बॉन्ड। जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक इसी प्रकार ये जो कार्बन है वो अन्य कार्बन के साथ मिलके 2 बॉन्ड बनाया है तो और बचे हुए अपने 2 बॉन्ड को बनाएगा। और ये जो हमारा कार्बन है वो इस कार्बन के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब ये अपने बचे हुए 3 बॉन्ड को बनाए। तो इस प्रकार जो हुआ हमारा C3H8। और जो एल्केन का हमारा सामान्य सूत्र होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 से इंफिनिटी का
यदि हम n इक्वल टू 1 रखें तो आएगा हमारा C2+2 CH4 आएगा। जैसे ही हमने n इक्वल टू 1 रखा यानी कि CH4 आ गया, यानी कि कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। और n इक्वल टू 1 रखा, इसका मतलब कि कार्बन की जो संख्या है 1 है और जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 4 है। ठीक इसी प्रकार यदि हमने n के जगह पे 2 रखा यानी कि कार्बन की संख्या 2 है और जो हाइड्रोजन की संख्या होगी 2 इंटू 2 4 प्लस 6 यानी कि C2H6 हमारा पहले ही निकल के आया है। ठीक इसी प्रकार यदि हम n इक्वल टू 3 रखेंगे यानी कि कार्बन की संख्या 3 होगी और हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी तो निकल के आएगा हमारा C3H8 जो कि यहाँ पे निकल के आया है। इस प्रकार ये हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र है। वो हमारा फॉर्म जैसे ही हम यहाँ n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटिव तक रखते चले जाएंगे हमारा आंसर मिलता चला जाएगा। अब हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा आएगा एल्कीन, और थर्ड आएगा एल्काइन। और केमिस्ट्री में एल्क का जो मतलब होता है वो आप जानते हैं, केमिस्ट्री में एल्क का मतलब कार्बन होता है और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। यानी कि यदि कार्बन व कार्बन के बीच एक भी डबल बॉन्ड मिल गया तो एल्केन की श्रेणी में आएगा, एल्कीन के श्रेणी में आएगा। तो हम लिखेंगे यदि कार्बन व कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो एल्कीन होगा। ठीक इसी प्रकार एल्क का जो मतलब है यहाँ वो है कार्बन, और आइन का जो मतलब होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि यदि कार्बन व कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, एक भी ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो होगा हमारा एल्काइन। तो हम लिखेंगे यदि कार्बन व कार्बन के बीच यदि कार्बन व कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारा होगा एल्काइन। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यदि कार्बन व कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिल गया तब तो एल्कीन होगा।
तो यहाँ कार्बन ने बनाए हैं कार्बन के साथ मिलके डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के बचे हुए 2 बॉन्ड जो बनाएगा अपने हाइड्रोजन के साथ। ठीक इसी प्रकार इस कार्बन ने भी इस कार्बन के साथ मिलके बनाए हैं 2 बॉन्ड। अब जो इसका बचा हुआ 2 बॉन्ड है वो मिलके बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक इसी प्रकार यदि कार्बन डबल बॉन्ड बनाए तो इस कार्बन ने बनाए हैं इस कार्बन के साथ जुड़ के 1 बॉन्ड। तो अब बचे हुए अपने 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। H H H। ठीक इसी प्रकार इस कार्बन ने बनाए हैं 3 बॉन्ड। तो अब अपने बचे हुए 1 बॉन्ड को बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक इसी प्रकार ये जो कार्बन है वो बनाया है डबल बॉन्ड। तो अपने बचे हुए डबल बॉन्ड को बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें जो होगा संख्या हाइड्रो C2H4 और जो एल्कीन का हमारा सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। ये हमारा एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहां आप n इक्वल टू 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक रख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ n इक्वल टू 2 रखा यानी कि कार्बन की जो संख्या निकल के आई वो होगी 2। और जैसे ही यहाँ n के जगह पे 2 इंटू 2 किया H हमारा हाइड्रोजन 4 निकल के आया। इस प्रकार C2H4 निकल के आया। और C2H4 हमने पहले ही निकाला था कि जो कार्बन व कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो उसकी संख्या होगी C2H4। ठीक इसी प्रकार जैसे ही हमने यहाँ n इक्वल टू 3 रखा यानी कि जो कार्बन की संख्या है वो कितनी है, कार्बन की संख्या हमारी 3 है और जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 6 है। इस प्रकार हमारा C3H6 निकल के आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ C3H6 निकल के आया है और उसका स्ट्रक्चर ये रहा। तो इस प्रकार आप इस सूत्र से आप इसका स्ट्रक्चर और फार्मूला निकाल सकते हैं। अब एल्काइन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यदि कार्बन व कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो होगा एल्काइन। और जब एल्काइन बन गया तो ध्यान से देखें इस कार्बन ने बनाए हैं इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड और बचे हुए अपने 1 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक इसी प्रकार ये जो कार्बन है ये कार्बन इस कार्बन के साथ मिलके बनाया है 3 बॉन्ड और अपने बचे हुए बॉन्ड को बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो इस प्रकार जो इसका इस प्रकार कार्बन होगा 2 और हाइड्रोजन निकल के आया 2। ठीक इसी प्रकार यदि कार्बन व कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो ध्यान से देखें इस कार्बन ने बनाए हैं इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बचे हुए अपने 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं बचे हुए 1 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस प्रकार कार्बन हुआ C3 और हाइड्रोजन की संख्या हुई 4 C3H4। और जो इसका सामान्य सूत्र होता है
इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n-2। यदि इस फार्मूले में 2 से लेके आप इंफिनिटी तक की संख्याएं रख सकते हैं। आपने इस फार्मूले में 2 रखा यानी कि n के जगह पे 2 हो जाएगा, और जब n के जगह पे 2 होगा तो कार्बन की संख्या निकल के आएगी 2 यानी कि C2। और जैसे ही हमने इसमें 2 रखा 2 इंटू 2 4 और 4 माइनस 2 निकल के आएगा 2, यानी कि जो हाइड्रोजन की संख्या निकल के आई वो भी निकल के आई 2। तो इस प्रकार हमने पहले ही निकाल रखा था C2H2 और उसका स्ट्रक्चर। इसी प्रकार यदि हमने n=3 रखा यानी कि कार्बन की संख्या 3 निकल के आई, और जैसे ही 2 इंटू 3 6 और 6 माइनस 2 4, यानी कि जो हाइड्रोजन की संख्या थी वो भी निकल के आई हमारी 4। ठीक इसी प्रकार हम अन्य भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा इसका हमारा स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन को। तो हेडिंग लगाएं डिग्री ऑफ कार्बन। तो जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है वो होता है किसी कार्बन से सीधे जुड़े हुए अन्य कार्बन की संख्या। डिग्री ऑफ जो कार्बन होता है वो होता है किसी कार्बन से सीधे जुड़े हुए अन्य कार्बन की संख्या। मतलब कि जो कार्बन हो यदि वो डायरेक्ट किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हो तो हम बोलेंगे कि वो डिग्री ऑफ कार्बन की श्रेणी में आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारा एग्जाम्पल रहा। तो यदि हम इसके स्ट्रक्चर को पूरा करें तो देखें इस कार्बन ने बनाए हैं एक बॉन्ड, बचे हुए 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने बनाए हैं 2 बॉन्ड, बचे हुए 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक इसी प्रकार इस कार्बन ने बनाए हैं 3 बॉन्ड, बचे हुए अपने 1 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक इसी प्रकार इस कार्बन ने बनाए हैं 2 बॉन्ड, बचे हुए 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक इसी प्रकार ये जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाया है, और ये जो कार्बन है वो बनाया है 1 बॉन्ड, बचे हुए 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक इसी प्रकार ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो जो हमारा डिग्री ऑफ कार्बन है वो देखें, यदि हमारा कार्बन डायरेक्ट किसी अन्य कार्बन से जुड़ा है तो हम बोलेंगे कि ये कार्बन डिग्री ऑफ कार्बन की श्रेणी में आएगा। यदि ये कार्बन हमारा अगले कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन हमारा अगले डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको 1 डिग्री कार्बन। यदि हमारा कार्बन
डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम 1 डिग्री बोलेंगे। यदि हमारा कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हो तो हम 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। यदि डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा कार्बन है वो डायरेक्ट अगले 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो कार्बन है वो कितने लोगों से हाथ मिला सकता है। ये जो कार्बन है वो अपने अगले वाले कार्बन से हाथ मिला सकता है, इसलिए हम इसे 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे हम 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार ये कार्बन हमारा डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसे 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और ये जो कार्बन है हमारा 2 कार्बन से जुड़ा है तो हम 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और ये जो हमारा कार्बन है आगे 4 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो हम इसे 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और ये जो कार्बन है हमारा डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको 1 डिग्री कार्बन, इसको भी 1 डिग्री कार्बन और इसको भी 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। मतलब कि यदि कोई कार्बन डायरेक्ट अपने अगले वाले कार्बन से जुड़ा है तो हम उसे 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन, यदि डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन। अब हम देखेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन हम उसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन। यदि हमारी हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी है तो हम उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। यदि हमारी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी है तो हम उसे 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। इसी प्रकार 3 डिग्री हाइड्रोजन, यदि हमारा हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई है तो हम उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। प्रकार ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ी है, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी है, इस प्रकार हम इसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। और ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी है, इसलिए हम इसे 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। और ठीक ये जो कार्बन है वो हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन से जुड़ी है, इसलिए हम इसे 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। और ये जो हमारा कार्बन है इसी प्रकार हम इसको 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक इसी प्रकार ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस प्रकार यदि आप 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो देखें 1 डिग्री हाइड्रोजन, हमारी 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 है तो हम लिखेंगे 3। ठीक इसी प्रकार 1 डिग्री हाइड्रोजन को हम देखेंगे तो यहाँ भी हमारी 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 है, यहाँ भी 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 है और यहाँ भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 है और यहाँ भी हमारी 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 है। और यदि 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें
तो जो हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन है वो है यानी कि 4। और यदि 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हमारी 1 है। इस प्रकार टोटल काउंट करने पे हमारा आया जो हाइड्रोजन की संख्या है 20। तो इस प्रकार हम डिग्री ऑफ कार्बन को काउंट कर सकते हैं और डिग्री ऑफ कार्बन को निकाल सकते हैं। और यहाँ नोट का एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकती। कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि कार्बन 4 डिग्री हाइड्रोजन बनाएगा कभी भी हमारा 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकती। क्योंकि यदि कार्बन 4 डिग्री हाइड्रोजन बनाएगा तो कार्बन के पास हो जाएंगे 5 बॉन्ड, जो कि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं हो सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।